हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेल्टर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है प्रतियोगिता दर्पण के मई 2023 महीने का जो करंट अफेयर्स है उसे हम लोग कवर करने वाले हैं। और ये सारे करंट अफेयर्स को जो है हम लोग एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। और सारा जो करंट है वो आपके एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे। तो अगर आपने ये दर्पण पहले पढ़ भी लिया है तो यहाँ पे आप जो है एमसीक्यू को अटेम्प्ट करके आप अपने करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पे हर एक एमसीक्यू को डिटेल में आपको बताया जाएगा ताकि उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपका जो है वो क्लियर हो जाए। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। अभी तक हम लोगों ने क्या किया है कि जून से लेके जो है सितंबर तक का दर्पण हम लोगों ने अब तक कवर कर लिया है। और हम लोग आगे क्या करेंगे कि आज मई का कंप्लीट हो जाएगा, जनवरी से लेके जो है हम लोग वो आगे के जितने महीने हैं वो सारे को हम लोग कवर करेंगे। मतलब पूरे एक साल का जो आपका करंट अफेयर्स है दर्पण का वो हम लोग अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो आपने अगर पहले का दर्पण नहीं देखा है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाके इसे देख सकते हैं। और दूसरा, आप इसका पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। वो आपको जो है स्टडी सेंटर के नाम से आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा टेलीग्राम पे, या फिर इसका लिंक जो है आप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को, वहाँ पे आपका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ इन्फॉर्मेशन। अब देखते हैं इस दर्पण में क्या क्या चीज़ें हैं। उन सारी चीज़ों को हम लोग एक हाईलाइट देख लेते हैं कि क्या कुछ इस दर्पण में हम लोग को देखने को मिलेगा। तो देखो, इस बार के दर्पण में क्या है कि जो 3 प्रधानमंत्री है वो भारत का दौरा करते हैं, जापान के, इटली के, ऑस्ट्रेलिया के। तो इंटरनेशनल वाले में तो आपको ये देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या है कि ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है और भारत को 2 पुरस्कार मिले। तो किस कैटेगरी में ये प्राइज दिए गए हैं वो हम लोग देखेंगे। साथ ही जो है कुछ इंडेक्स वगैरह जो इंपॉर्टेंट है वो भी हम लोग देखने वाले हैं, जैसे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो हम लोग देखेंगे। इसके अलावा सिप्री के द्वारा जो है एक हथियार से रिलेटेड आपका रिपोर्ट दिया गया है, उसे भी हम लोग देखने वाले हैं। तो ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा होने वाला है। खेलकूद में भी जो है आपको जो महिला प्रीमियर लीग हुआ था उससे रिलेटेड प्रश्न काफ़ी अच्छे हैं, वो भी हम लोग देखने वाले। तो ये सारे जितने भी आपके करंट अफेयर्स है उन सारे को अभी हम लोग जो है कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न जो है वो आपका राष्ट्रीय घटनाक्रम से है। वो ये पूछा जा रहा है कि मार्च 2023 में दिव्य कला मेले का आयोजन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा कहाँ किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन है भोपाल, दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु। तो ये आपका जो है आयोजित किया गया था भोपाल में। देखिए, इसमें जो मेन आपको पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा जो दिव्य कला मेला है वो किसके द्वारा आयोजित किया जाता है। तो याद रखिएगा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के ये द्वारा जो है आयोजित होता है। और इसका मेन उद्देश्य क्या है, तो जो भी दिव्यांग शिल्पकार है उनके द्वारा जो निर्मित वस्तुएं हैं, जैसे हस्तशिल्प हो, हथकरघा हो, पैक्ड फूड हो, कपड़े हो, खिलौने हो, उन सभी की बिक्री करके जो है इन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का ये एक प्रोग्राम है। और इसलिए इसका नाम जो है वो दिव्य कला मेला बोला गया। देखो, ये क्या है कि अब आपका जो है नवंबर दिसंबर से शुरू हुआ है और हर एक महीने 2 महीने पे ये आयोजित हो रहा है। तो आपको पहला पूछा जा सकता है कि जो पहला हुआ था वो आपका कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा, जो पहला आपका दिव्य कला मेला हुआ था वो आपका दिल्ली में कर्तव्य पथ पे हुआ था। और कब हुआ था, तो दिसंबर 2022 में ये जो है पहली बार आयोजित किया गया था। कब, तो दिसंबर 2022 में। ठीक है, उसे आप याद रखिएगा। और दिसंबर 2022 में कहाँ पे, तो दिल्ली के कर्तव्य पथ पे ये आयोजित हुआ था। उसके बाद अगर बात करें तो अभी हाल फिलहाल में क्या है कि जून जुलाई में जो है आपका ये जयपुर में आयोजित हुआ है। कहाँ, जयपुर में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कम पूछा जाएगा कि हाँ कहाँ आयोजित हुआ। ज़्यादा पूछने की संभावना ये है कि किस मंत्रालय के द्वारा किया गया और इसका उद्देश्य क्या है। साथ ही जो पहला हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो याद रखिएगा दिल्ली में पहला हुआ था, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा हुआ है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो दिव्य शिल्पकारों की मदद करना, उनके द्वारा जो वस्तुएं उत्पादित की जाती है उसकी बिक्री करना। देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है MRSAM मिसाइल के संबंध में सत्य है। देखो, MRSAM का मतलब हो गया मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, और उसके बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो पहला तो नाम से ही क्लियर हो गया कि यह जो है सरफेस टू एयर मिसाइल है और ये मध्यम दूरी की है, तो ये आपका करेक्ट है। उसके बाद बोला जा रहा है यह मिसाइल की रेंज 100 किलोमीटर है, तो ये भी सही है। ये जो है 60 केजी का पेलोड लेने के बाद, मतलब 60 केजी का पेलोड
का ग्रहण करने के बावजूद जो है ये 100 किलोमीटर की दूरी तक इसकी मारक क्षमता होती है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा 100 किलोमीटर का रेंज माना जा रहा है। इसके बाद बोला जा रहा है कि इस मिसाइल को DRDO और भारत डायनेमिक्स के द्वारा जो है बनाया गया है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, अर्थात तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। तो सही आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है कि निसार उपग्रह के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। देखो, निसार का पहले मतलब समझ लेते हैं। निसार है क्या? देखो, NISAR, ये निसार का जो है एक एक्रोनेम है, और इसका अगर फुल फॉर्म देखें तो ये होता क्या है? तो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर इसका जो है पूरा नाम होता है। सिंथेटिक अपर्चर जो है इसका पूरा नाम है। ठीक है, तो ये आपका निसार का फुल फॉर्म हो गया। अब बोला जा रहा है कि ये क्या है, तो यह एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। तो ये बिल्कुल सही है, ये जो है पृथ्वी अवलोकन ग्रह है, और इसका निर्माण जो है नासा और इसरो दोनों के सहयोग से किया जा रहा है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। और ये पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, मतलब ये कि इसका यूज जो है वो आपका कृषि संबंधित जो मैपिंग है उसमें किया जा सकता है, भूस्खलन में किया जा सकता है, सीमा सुरक्षा में किया जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों में जो है इसका यूज किया जा सकता है। और बोला जा रहा है कि अभी तक जितने भी इसरो के द्वारा वो भेजा गया है आपका पृथ्वी अवलोकन ग्रह, उसमें सबसे अच्छा जो है वो इसके द्वारा जो इमेज भेजा जाएगा वो सबसे अच्छे क्वालिटी का होगा। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें बताई गई है। दूसरा ये है कि इसमें चूंकि नासा और इसरो दोनों का सहयोग है, तो कुछ जो इंस्ट्रूमेंट है वो नासा के द्वारा भेजे जा रहे हैं, लगाए गए हैं, और कुछ इसरो के द्वारा। देखो, इसरो का इसमें कंट्रीब्यूशन ये है कि इसरो जो है एक तो इसको लॉन्च करने का काम करेगा। दूसरा क्या है कि इसरो जो है इसमें जो लगा हुआ है आपका एस बैंड रडार, इसमें दो तरीके का रडार लगा हुआ है, एक आपका एस बैंड और दूसरा एल बैंड। तो एस बैंड रडार जो है उसे बनाने का काम किसने किया है? तो वो इसरो ने किया है। वहीं एल बैंड जो है वो लगाने का काम जो है वो नासा के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसरो क्या करेगा, एस बैंड इसके द्वारा रडार लगाया गया, साथ ही जो है ये GSLV के द्वारा इसे प्रक्षेपित किया जाएगा। मतलब प्रक्षेपण और एस बैंड का काम जो है इसरो का है, और एल बैंड जो है वो आपका नासा के द्वारा लगाया गया है। और ये काम क्या करेगा? तो ये जो है पृथ्वी अवलोकन का काम करेगा। देखो, इससे क्या है कि चूंकि ये पृथ्वी का अवलोकन कर रहा है, तो ये भारत के आसपास जो सैन्य मूवमेंट होगा, जैसे पाकिस्तान और चाइना का, तो उन सभी को भी जो है वो अच्छे से ये मैपिंग कर सकता है, इसलिए ये सीमा सुरक्षा में भी यूजफुल होगा। इस तरीके से देखें तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ ने चुनाव आयुक्त के वर्तमान नियुक्त व्यवस्था को रद्द कर किसकी अध्यक्षता वाली समिति में इनकी नियुक्ति का कार्य सौंपा है। देखो, ये काफ़ी एक बड़ा न्यूज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है अभी तक जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो रही थी, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, उस नियुक्ति प्रोसेस को ही रद्द कर दिया है। ठीक है, और बोला है कि एक नई जो है आप समिति मतलब प्रोसेस लाइए जिसके तहत जो है इनकी नियुक्ति की जाएगी। और उस प्रोसेस में बोला गया कि पूछा जा रहा है किसकी अध्यक्षता में ये जो है चुनाव मतलब नियुक्ति किया जाएगा। क्या राष्ट्रपति की अध्यक्षता में, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में, या फिर मुख्य चुनाव आयोग की अध्यक्षता में ये जो है मुख्य चुनाव आयोग का नियुक्ति किया जाएगा। तो देखो, एक सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द करने के बाद बोला है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो है एक कमेटी बननी चाहिए, और उस कमेटी में जो है 3 लोग कम से कम होना चाहिए। एक आपका जो है प्रधानमंत्री होगा, PM, दूसरा कि जो आपका विपक्षी पार्टी है, ठीक है, वो विपक्षी पार्टी का जो नेता है वो इसमें होना चाहिए, विपक्ष पार्टी का नेता। ठीक है, अगर वो नहीं है तो कोई भी जो बड़ी पार्टी है वो जो है इसमें होगा। इसके बाद जो CJI है, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो जो है इसमें एक मेंबर हो गए। तो इन 3 मेंबर की जो समिति होगी वो आपका जो है मुख्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति करेगा, ये इसमें बताया गया है। ठीक है, और बोला गया था कि गवर्नमेंट जो है इसके संबंध में एक कानून लाएगी, लेकिन हुआ क्या है कि बाद का न्यूज़ है इसमें, ये आपका PD में नहीं है, PD के बाद का न्यूज़ है। अगर आप देखो हाल के महीने में जून जुलाई में क्या हुआ कि गवर्नमेंट के द्वारा जो है एक विधेयक लाया जाता है राज्यसभा में, और वहाँ पे बोला जाता है कि हम लोग जो है 3 मेंबर का कमेटी बनाएंगे, उसमें एक आपका प्रधानमंत्री होगा, दूसरा जो है विपक्षी पार्टी का नेता होगा, और तीसरा जो मेंबर होगा वो आपका कैबिनेट मिनिस्टर होगा। ठीक है,
कैबिनेट मंत्री होगा। ये बात जो है नए जो विधेयक आया है उसमें बोला गया। मतलब यहाँ पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, मुख्य न्यायाधीश थे, उनको इस कमेटी से हटा दिया गया है। और इसको लेके जो है विपक्षी पार्टियों के द्वारा विरोध भी किया गया कि इस तरीके से क्या है कि पीएम और जो कैबिनेट मंत्री है ये दोनों मिलकर जो है चुनाव कर लेंगे, और ये जो विपक्ष है ये सिर्फ एक मुखौटे की तरह यहाँ रह जाएगा। और चुनाव आयुक्त, आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे देश में चुनाव को जो है कराने का काम वो चुनाव आयुक्त के द्वारा होता है। तो ऐसे में बोला जा रहा है कि चुनाव जो है वो प्रभावित हो सकता है। हालांकि अभी ये पास नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि ये न्यूज़ में था इसलिए आगे का चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है। आगे कि इसरो ने मौसमी उपग्रह मेघा ट्रॉपिक्स 1 को निष्क्रिय होने के बाद किस महासागर में गिराकर नष्ट कर दिया है। तो इसका सही आंसर होगा, देखो ये गिरा के नष्ट किया कहाँ है, तो ये आपका किया है प्रशांत महासागर में। ठीक है, प्रशांत महासागर में जो है इस मेघा ट्रॉपिक्स जो आपका मौसमी उपग्रह था उसे जो है यहाँ पे गिराया है। और ऐसा किया क्यों है, क्योंकि ये जो है 10 साल का अपना टेन्योर पूरा कर चुका था, और 10 साल पूरा करने के बाद ये अब निष्क्रिय हो गया था। ठीक है, और ऐसे में देखो कोई भी अगर वस्तु अगर अंतरिक्ष में वो कोई यूजफुल नहीं है तो उसे बोला जाता है अंतरिक्षीय कचरा, और उसी को जो है एक और नाम दिया जाता है, डेब्री का भी नाम दिया जाता है। ठीक है, डेब्री या डेब्रिस उसे बोला जाता है। तो क्या है कि एक संस्था है आपका IADC। ठीक है, ये एक संस्था है, ये क्या है, यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी फॉर डेब्रिस कमेटी। ये क्या करता है, अंतरिक्ष में जो भी निष्क्रिय पदार्थ है, जो डिब्रीज है, उन सभी के ऊपर निरीक्षण करता है, और वो जो एजेंसी उससे रिलेटेड होती है उन्हें बोलता है कि आप इसे जो है अंतरिक्ष से हटाओ। और इसी क्रम में इसरो को बोला गया कि ये चूँकि निष्क्रिय हो गया है तो आप इसे जो है वो अंतरिक्ष से हटा दें, ताकि जो है जो दूसरे उपग्रह हैं उनके लिए खतरा ना बने। और इसी सिलसिले में इसरो के द्वारा जो है इसे मेगा ट्रॉपिक्स को वो वापस क्या किया गया कि इसे पृथ्वी के कक्षा में लाया गया, और फिर इसे जो है प्रशांत महासागर में गिरा दिया गया। तो ये आपका इससे रिलेटेड फैक्ट था, आप इसे याद रखिएगा। आगे है कि मार्च 2023 में राजस्थान में 19 नए जिलों और 3 नए संभागीय डिवीज़न के गठन के बाद राजस्थान में कुल कितने जिले और संभाग की संख्या क्रमशः क्या है। देखो हुआ ये है कि मार्च 2023 में जो है राजस्थान में कितने ज़िले बनाए हैं, तो 19 नए ज़िले बनाए गए और 3 नए जो है वो डिवीज़न बनाए गए हैं। तो उसके बाद पूछा जा रहा है कि राजस्थान में जो है वर्तमान में कुल कितने ज़िले हो गए और कितने डिवीज़न हो गए हैं। तो याद रखिएगा जो है राजस्थान में 50 ज़िले और 10 जो है डिवीज़न हो गए हैं। और वही चीज़ें यहाँ पे बताई गई है कि राजस्थान में 19 नए जिलों का गठन हुआ है और 3 नए जो है डिवीज़न बने, अर्थात संभाग बने हैं। और इससे हुआ यह है कि 33 जो पहले से जिलों की संख्या थी वो बढ़ के अब 50 हो गई है, अर्थात राजस्थान में कुल 50 जिले हो गए। अब आप सोचोगे यहाँ पे तो 19 दिया हुआ है, यहाँ 33 दिया हुआ है, फिर ये 50 कैसे हो रहा है। तो क्या हुआ है कि कुछ जिलों को जो है वो सम्मिलित कर दिया गया, एकीकृत कर दिया गया है। तो ओवरऑल क्या है कि इसमें जो है 33 से बढ़ के ये 50 हुआ है। ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना है कि जो जिलों की संख्या है वो 33 से बढ़ के 50 हो गई है, और जो डिवीज़न है उनकी संख्या जो है 7 से बढ़ के 10 हो गया है। और चूँकि डिवीज़न आपका 3 बढ़ा है तो उन्हें भी जान लेते हैं। ये आपका कौन सा है, एक पाली डिवीज़न है, सीकर और बांसवाड़ा। ये 3 डिवीज़न जो है वो राजस्थान में इसकी वृद्धि हुई है। वहीं पूछा जा सकता है कि इन जो जिलों का मतलब नए जिलों का जो निर्माण है वो किस कमेटी के सिफारिश पे किया गया। तो याद रखिएगा उसके लिए एक कमेटी बनाया गया था, रामलू भाया कमेटी। तो रामलू भाया कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद ही जो है 19 नए जिले और 3 डिवीज़न का गठन हुआ है। ये ज़्यादातर आपको जो है राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम होगा वहाँ पे पूछे जाने की संभावना है, लेकिन अगर आप राजस्थान के बाहर के भी हैं तो आप इतना ही कम से कम याद रखें कि राजस्थान में टोटल जो जिलों की संख्या हो गई है वो 50 हो गई है। और इसके बाद जो है राजस्थान, उत्तर प्रदेश में जो 75 ज़िले हैं और एमपी में 52 ज़िले के बाद जो है तीसरा सबसे अधिक जिलों की संख्या वाला आपका राज्य बन गया है। तो ये याद रखिएगा, राजस्थान में जिलों की संख्या 50 है और ये भारत में तीसरे नंबर पे आ गया है जिलों की संख्या के हिसाब से। पहला कौन है, उत्तर प्रदेश, जहाँ के 75 ज़िले हैं। देखते आगे, पूछा जा रहा है इसरो ने मार्च 2023 में किस देश की कंपनी
वन वेव के 36 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? सिंगापुर, ब्रिटेन, अमेरिका या फ्रांस? तो याद रखिएगा कि वन वेव जो कंपनी है वो आपका ब्रिटेन की है। हालांकि इसमें कुछ शेयर जो है आपका वो भारतीय कंपनी एयरटेल की भी है, लेकिन मेनली जो वन वेव है वो आपका कहाँ की कंपनी है, वो आपका ब्रिटेन का है। और इसके उपग्रह को जो है 36 उपग्रह को इसरो के द्वारा मार्च 2023 में लॉन्च किया गया। हुआ ये कि पहले ये जो सेटेलाइट था वो रसिया के द्वारा किया जाना था, ठीक है, लेकिन रसिया और यूक्रेन के बीच विवाद के कारण रसिया ने ये मना कर दिया और उसके बाद फिर इसरो को ये मौका मिला था प्रक्षेपण करने का। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है कि 8वीं रायसीना संवाद समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? ऑप्शन है जॉर्जियो मेलोनी, एंथनी अल्बनीज, फोमियो किसीदा या सी जिनपिंग। तो याद रखिएगा कि इटली की जो प्रधानमंत्री थी जॉर्जिया मेलोनी, कहाँ की? इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को जो है वो 8वीं रायसीना संवाद समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। और इससे रिलेटेड और भी डिटेल जो है हम लोग आने वाले प्रश्न में कर लेंगे। फिर है कि मार्च 2023 में भारत और किस देश ने नए सैन्य अभ्यास की शुरुआत की घोषणा की है? इटली, जापान, ऑस्ट्रेलिया या चीन? तो याद रखिएगा इटली के जो प्रधानमंत्री थे कौन? जॉर्जिया मेलोनी, वो भारत के दौरे पे आई हुई थी और उसमें ये फैसला हुआ है कि भारत और इटली जो है वो सैन्य अभ्यास की शुरुआत करेगा। तो ये एक अच्छा न्यूज़ है, आप और एग्जाम में आपका पूछे जाने की भी संभावना है। फिर जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किसीदा ने 5 वर्षों में भारत में कितने ट्रिलियन येन निवेश की सहमति व्यक्त की है? 5 ट्रिलियन, 7 ट्रिलियन, 4 ट्रिलियन या 3 ट्रिलियन येन? तो याद रखिएगा जापान ने जो है 5 वर्षों में 5 ट्रिलियन येन का निवेश करने की बात की है। और देखो इसको आपका दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है कि किस देश ने भारत में 5 वर्षों में 5 ट्रिलियन येन निवेश करने की घोषणा की है? तो ये आपका जापान हो जाएगा। और एक और चीज़ याद रखना, देखो हुआ ये कि जब ये प्रधानमंत्री आए हुए थे जापान के तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात हुआ। उसमें एक ये भी बात हुआ कि G7 का अध्यक्षता जो है वो जापान में हो रहा है। जापान के कहाँ? तो आपका हिरोशिमा में जो है ये आयोजित होने वाला है। हालांकि अब आयोजित हो गया है, ठीक है, और उसमें भारत के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया था। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि G7 की अध्यक्षता जो है 2023 में किसने किया? तो जापान ने किया। और जापान में कहाँ हुआ? तो हिरोशिमा में हुआ था। और आपको मालूम होगा कि भारत में क्या होने वाला है? G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है और ये आपका सितंबर में, मतलब इसके जो राष्ट्राध्यक्ष है उसका सम्मेलन होने वाला है। तो दोनों देशों ने जो है एक दूसरे को अब अपने देश में आमंत्रित किया था, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें दिया हुआ था। एक और प्रधानमंत्री जो है भारत की यात्रा किए थे वो किए थे एंथनी अल्बनीज। ये कहाँ के प्रधानमंत्री है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है। और इनसे भी कई मुद्दों पे बात हुआ है, जैसे व्यापार को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो डिफेंस की बात किया गया कि हम लोग और मजबूत करेंगे, इकोनॉमिक को मजबूत करेंगे। लेकिन वैसा कोई खास एग्रीमेंट नहीं हुआ है, इसलिए उससे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया। बस याद रखिएगा कि एंथनी एल्बनीज़ जो है ये कहाँ के प्रधानमंत्री है? तो ये आपका जो है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। और फिर जब प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की दौरा करेंगे तो यहाँ पे जो बातें हुई है उससे रिलेटेड बहुत सारे एग्रीमेंट जो है आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, जो मैंने आगे का जो प्रतियोगिता दर्पण है वहाँ पे कवर किया है, ठीक है। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है शी जिनपिंग लगातार किस कार्यकाल के लिए चीन के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तीसरी, चौथी, पाँचवीं या दूसरी? तो याद रखिएगा शी जिनपिंग जो है लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए जो है चीन के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं या चुने गए हैं, ठीक है। ये लगातार उनका तीसरा कार्यकाल है, थर्ड कार्यकाल है उनका। और देखो एक चीज़ और याद रखना है, ये जो शी जिनपिंग है वो चीन के राष्ट्रपति हैं, जबकि अगर वहाँ के प्रधानमंत्री की बात करें तो चीन के प्रधानमंत्री ली क्यांग हैं। और वहाँ के उपराष्ट्रपति कौन है? तो हान झेंग जो है वहाँ के उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति कौन है? हान झेंग। और चीन की संसद का नाम क्या है? तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, ये जो है चीन की संसद का नाम है। तो इन तीनों फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। अगर आपको पूछ लिया जाए चीन के प्रधानमंत्री कौन है तो वो आपका ली क्यांग है। शी जिनपिंग वहाँ के राष्ट्रपति हैं। फिर है कि नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं या कौन है? तो रामचंद्र पौडेल जो है वो नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं। और उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो विद्या देवी भंडारी का उन्होंने जो है वो स्थान लिया है, ठीक, ये आप याद रखिएगा।
आगे है, और जो पुष्प कमल दहल है वो कौन है, तो ये जो है नेपाल के नए जो है प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, राष्ट्रपति कौन हो गए आपका रामचंद्र पौडेल, और किसका स्थान लिया, तो विद्या देवी भंडारी का, और अभी प्रधानमंत्री कौन है, तो पुष्पकमल दहल। आगे है कि 8वां रायसीना संवाद के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसका आयोजन मुंबई में किया गया। इसका थीम उकसावा, अनिश्चितता, अशांति, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट था। इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया, और इसके मुख्य अतिथि इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी थी। देखो, सबसे पहले हम लोग इसका जो है नाम वगैरह को डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका है क्या, तो 8वां रायसीना संवाद है। अब रायसीना संवाद क्या होता है, तो देखो, जो भारत का विदेश मंत्री है उसका मुख्यालय जो है वो आपका कहाँ है, तो वो नई दिल्ली में रायसीना पहाड़ी पे स्थित है, और इसी के द्वारा ये जो है रायसीना संवाद का आयोजन किया जाता है। इसलिए इसका जो नाम है वो आपका रायसीना संवाद है, रायसीना डायलॉग है। अब इसमें होता क्या है कि इसमें जो है मतलब अलग अलग देशों से, जैसे इसमें जो है 8वां जो रायसीना संवाद हुआ था उसमें 100 से अधिक देशों के द्वारा जो है वो इसमें पार्टिसिपेट हुआ था। और इसमें बात क्या होता है, तो विदेश मामलों के जो अलग अलग मुद्दे हैं विदेश में जो है, मतलब इंटरनेशनल लेवल के अलग अलग जो मुद्दे हैं उन सारे मुद्दों के ऊपर जो है यहाँ पे डिस्कशन होता है। और हर एक देश के विदेश मंत्री या वहाँ के जो है वो प्रसिद्ध जो विदेशी पत्रकार है वो इसमें शामिल होते हैं, और यहाँ पे चर्चा करते हैं विदेशी मामलों पे। इसलिए क्या होता है कि पूरे दुनिया का नज़र जो है यहाँ पे बना हुआ होता है। इसका जो प्रेरणा है वो आपको जो है सिंगापुर डायलॉग से लिया गया है। ठीक है, सिंगापुर डायलॉग जो है वो इसी तरीके का है। वहाँ भी जो है मतलब विदेश मंत्रियों की बैठक होती है, और वो लोग जो है विदेशी मामलों के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो उसी से प्रेरित होकर रायसीना डायलॉग की शुरुआत की गई थी 2016 में। ठीक है, और इस बार जो है मतलब इस बार के हमेशा इसका आयोजन जो है वो आपका मुंबई में ना होकर दिल्ली में होता है, जहाँ की आपका विदेश मंत्रालय का मुख्यालय है। तो पहला जो आपका ऑप्शन है वो आपका गलत है, और पूछा भी वहीं जा रहा है कि कौन सा आपका कथन गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद इसका थीम सही है, उकसावा, अनिश्चितता, अशांति, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट, ये जो इस बार का थीम था। और उद्घाटन किसने किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, और इसके जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे, तो इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी थी। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, और ऊपर वाला स्टेटमेंट जो है आपका गलत है। उम्मीद है ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका शुरुआत कब हुआ था और कब कब जो है कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया था। तो देखो, शुरुआत हुआ था 2016 में, और उस टाइम मात्र 35 से 100 देशों के लोग ही जो है इसमें पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, 35 देशों के 100 प्लस प्रतिनिधियों ने। और इस बार का अगर देखें 2023 का, तो इसमें जो है 150 देशों के जो है 300 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और थीम क्या था, तो उकसावा, अनिश्चितता, अशांति, तूफान में जलता दिया, ये इस बार का थीम था। अर्थात लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट वही इसमें बोला जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा थीम रखा गया था, आप इसे जो है याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में आपको ये पूछा जा सकता है। आगे है कि मार्च 2023 में भारत मध्य एशिया समूह के अफगानिस्तान पर संयुक्त कार्य दल की पहली बैठक कहाँ संपन्न हुई। तो मार्च 2023 में भारत मध्य एशिया समूह का जो है बैठक आपका अफगानिस्तान मुद्दे के ऊपर वो आपका कहाँ किया गया, तो ये नई दिल्ली में इसकी बैठक हुई थी। और इस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि हम लोग जो है अफगानिस्तान के लिए 20,000 टन गेहूँ जो है वो सप्लाई करेंगे। ठीक है, वहाँ ताकि वहाँ के लोगों को जो है वो भूख से जो है निजात मिल सके, मतलब एक मानवीय आधार पे जो उनको जो है 20,000 टन गेहूँ सप्लाई करने की बात की गई है। और इसमें शामिल कौन सा देश हुआ था, तो जो भी आपका सेंट्रल एशिया के कंट्री हैं वो इसमें शामिल हुए थे। जैसे आपका कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, फिर आपका जो है उज्बेकिस्तान है, उज्बेकिस्तान वो इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा एक और आपका है वो है आपका तजाकिस्तान, तजाकिस्तान ये भी जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था। मतलब ये आपका
3 और 2 5 आपका जो सेंट्रल कंट्री है वो, फिर भारत, ये 6 देश इसमें पार्टिसिपेट किए थे। इसके अलावा 2 जो है आपका यूएन लेवल का संस्था भी था, जैसे एक आपका जो है ड्रग्स एवं अपराध पर जो संयुक्त राष्ट्र कार्यालय है यूएनओडीसी वो, और दूसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम, उसके द्वारा जो है यहाँ पे पार्टिसिपेशन किया गया था। किस सम्मेलन में, तो भारत मध्य एशियाई समूह के अफगानिस्तान संयुक्त दल की जो बैठक हुई थी नई दिल्ली में, वहाँ पे ये हुआ था। और उसी में ये निर्णय लिया गया कि हम लोग 20,000 टन गेहूँ जो है वो मानवीय आधार पे किसे देंगे, तो वो आपका अफगानिस्तान को देंगे। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि भारत ने किस देश को जो है मार्च 2023 में 20,000 टन गेहूँ मानवीय आधार पे दिए हैं, तो याद रखिएगा अफगानिस्तान को। आगे की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन है 136, 146, 139 या 126। तो याद रखिएगा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में जो है भारत को 136वां स्थान दिया गया है। कितना? तो 136। और भारत को जो पॉइंट दिया गया है वो 3.819 इसमें रैंक किया, मतलब पॉइंट दिया गया है। और इसमें अगर देखो तो ये जो है इंडेक्स काफ़ी विवादित रहा था, क्योंकि अगर आप भारत के पड़ोसी देशों को देखो, पाकिस्तान जहाँ की बहुत सारे परेशानियाँ, आर्थिक मुद्दे हैं, राजनीतिक अस्थिरता है, उन सारे मुद्दे को होने के बावजूद इसे जो है हैप्पीनेस इंडेक्स में 103 स्थान दिया गया है। म्यांमार में सैन्य शासन जो है लागू है, वहाँ पे जो है 123 रैंक किया गया है। श्रीलंका में आपको मालूम होगा कि आर्थिक संकट चल रहा है, वहाँ पे 126 रैंक किया गया है, और जबकि भारत को जो है 136 रैंक किया गया है। तो मतलब भारत सरकार के द्वारा जो है इसे सिरे से खारिज कर दिया गया। उसे बोला गया कि ये जो मतलब सही ढंग से इसका पैमाना नहीं रखा गया, इसलिए ये सही इंडेक्स नहीं है। लेकिन हम लोग को अपने एग्ज़ाम के लिए याद रखना है कि भारत जो है 136 में है। और एशिया में अगर बात करें पड़ोसी देशों में, तो बस वो अफगानिस्तान से ऊपर है। बाकी के जो एशियाई देश है, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, सभी जब श्रीलंका, ये सभी भारत से ऊपर रैंक किए गए हैं। वहीं अगर पूछा जाए कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 के अनुसार विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिनलैंड। फिनलैंड जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में पहले स्थान पे है। और उसके बाद अगर देखें तो फिनलैंड के बाद आपका डेनमार्क और स्विट्जरलैंड का स्थान आता है। ठीक है। वहीं अगर पूछा जाए कि सबसे मतलब खराब स्थिति किस देश की है खुशहाली में, तो याद रखिएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में बोला जा रहा है कि सबसे मतलब खराब स्थिति है खुशहाली का। ठीक है, उसको जो है 146वां रैंक किया गया है, 146। और देख सकते हैं भारत जो है वो बॉटम से जो है वो टॉप 11 में शामिल है। भारत कितना है 136 और अफगानिस्तान 146। आगे की सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 से 22 के दौरान हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन है? देखो, आपको मालूम होगा कि सिप्री के द्वारा जो है वो हथियारों से रिलेटेड बहुत सारे रिपोर्ट जारी किए जाते हैं। अब बात आती है कि आखिर ये सिप्री है क्या। तो सिप्री क्या है कि इसका जो एक थिंक टैंक है, और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और उसी के द्वारा जो है एक रिपोर्ट निकाला गया कि वर्ष 2018 से लेकर 22 तक में जो है कौन सा देश सबसे ज़्यादा हथियारों का आयात किया है। ठीक है, मतलब अपनी यहाँ मंगवाया है। तो याद रखिएगा उस नंबर में जो है मतलब भारत का पहला स्थान आता है। भारत ने सबसे ज़्यादा जो है हथियारों का आयात विश्व स्तर पे किया है। वहीं अगर देखें कि भारत ने किस देश से सबसे ज़्यादा जो है वो आयात किया है, तो यहाँ पे आपका लिस्ट मिल जाएगा। भारत ने सबसे ज़्यादा जो हथियारों का आयात किया है वो कहाँ से? आपका रूस से किया है। रूस के बाद फ्रांस और अमेरिका, ये 3 ऐसे देश हैं जो भारत को सबसे ज़्यादा जो है वो हथियारों का निर्यात किया है। मतलब इन 3 देशों से भारत में सबसे ज़्यादा हथियार आया। तो अगर आपको पूछा जाए कि भारत सर्वाधिक जो है वो हथियारों का आयात करता है किस देश से, तो याद रखिएगा वो जो है आपका रूस से करता है, रसिया से। ठीक है, उसके बाद जो है अगर रूस के बाद किसका नंबर आता है? फ्रांस का। फ्रांस से जो है दूसरे नंबर पे फ्रांस है, जहाँ से भारत जो है वो हथियारों का आयात करता है। फिर अगर एक और क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार
2018 से 22 के दौरान हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन रहा है, मतलब कौन सा देश जो है वो हथियार को दूसरे देशों में सबसे ज़्यादा सप्लाई किया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, अमेरिका जो है वो सबसे ज़्यादा हथियारों का निर्यात करने में पहले स्थान पे है। और सबसे ज़्यादा किस देश को अमेरिका ने हथियार दिए हैं, तो वो आपका सऊदी अरब को दिया है, उसके बाद जापान को और ऑस्ट्रेलिया को। ये 3 ऐसे देश हैं जिसे सबसे ज़्यादा यूएसए ने जो है वो हथियार प्रोवाइड किया है। वहीं रूस की अगर बात करें तो रूस ने सबसे ज़्यादा हथियार जो है वो भारत को दिया है। ठीक है, और ये कब से कब तक का रिपोर्ट है, 2018 से लेकर 2022 तक का ये रिपोर्ट दिया गया है। ठीक है, और अगर अमेरिका रूस के बाद देखें तो फ्रांस आता है। और इसमें अगर आप देखोगे तो भारत का इसमें जो है कोई भी टॉप 12 तक भारत नज़र नहीं आता, क्योंकि 2018 से 22 तक भारत ने जो है बहुत कम निर्यात हथियारों की है। लेकिन अब जो है भारत ने काफ़ी जो है निर्यात में भी बढ़ोतरी की है हथियारों का। तो आगे आने वाले जो इंडेक्स होंगे उसमें जो है निर्यातकों में भारत का भी आपको स्थान देखने को मिलेगा। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा देखो, यहाँ पे थोड़ा सा और गौर कर लेंगे कि भारत के बाद सबसे ज़्यादा जो है हथियारों को कौन आयात करता है। तो याद रखिएगा, भारत के बाद सऊदी अरब और उसके बाद कतर, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर चीन। ये 5 ऐसे बड़े देश हैं जो हथियारों का सबसे ज़्यादा जो है वो आयात करते हैं। भारत की अगर बात करें तो भारत जो है विश्व में जितने भी हथियार के का आयात होता है उसका 11% जो है वो भारत के द्वारा आयात किया जाता है विश्व में कुल हथियारों का। और अगर इसमें देखें तो पिछले 2013-17 की तुलना में जो है इसमें 11% की गिरावट भी देखी गई है। ठीक है, तो ये इस रिपोर्ट का पूरा निचोड़ था। और आपको कहीं से भी अगर पूछा जाएगा इससे रिलेटेड तो अब आप इसका आंसर देने में जो है सक्षम होंगे। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भारत सबसे बड़ा जो है हथियारों का आयातक है 2018 से 22 तक के टाइम पीरियड में। और सबसे ज़्यादा हथियार जो है वो रूस से लिए हैं, उसके बाद फ्रांस से, उसके बाद अमेरिका में। भारत के बाद अगर देखें तो सऊदी अरब, फिर कतर, फिर ऑस्ट्रेलिया और चीन का स्थान आता है। वहीं अगर निर्यातकों की बात करें तो यूएसए जो है वो पहले नंबर पे है निर्यात करने में हथियारों का। और वो सबसे ज़्यादा जो सऊदी अरब को, जापान को और फिर ऑस्ट्रेलिया को निर्यात करता है। उसके बाद अगर रूस की बात करें तो रूस सबसे ज़्यादा जो है वो भारत को, उसके बाद चीन को और मिस्र को निर्यात करता है। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला जो प्रश्न है वो आपका आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य है। और पूछा ये जा रहा है कि मार्च 2023 में किस देश के 2 बड़े बैंक सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूएसए के ये 2 बड़े बैंकों ने जो है वो मार्च 2023 में अपने आप को 2023 में अपने आप को क्या किया, दिवालिया घोषित कर दिया। और इसका जो मेन रीज़न बताया जा रहा है कि जो वहाँ का फेडरल रिजर्व था उसके द्वारा ब्याज दरों में जो बढ़ोतरी की गई उसके बाद की जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई उसके बाद ही जो है सिलिकॉन वैली और सिग्नेचर बैंक जो है वो दिवालिया हो गया था। ठीक है, तो बस आपको इतना पूछा जाएगा कि कौन से बैंक जो है इसमें दिवालिया हुए हैं और वो किस देश से संबंधित है। तो याद रखिएगा, सिलिकॉन वैली और सिग्नेचर बैंक ये दोनों जो है यूएसए से संबंधित है। आगे पूछा जा रहा है कि सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है। तो देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के आधार पर जो है वो एक रिपोर्ट निकाला गया, किसके द्वारा, तो एनएसएसओ के द्वारा ये रिपोर्ट निकाला गया है। कौन सा रिपोर्ट, तो मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे रिपोर्ट। और उसी में जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बातें यहाँ पे की गई है। आगे कि रक्षा मंत्रालय ने कितने प्रशिक्षण विमान की खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मार्च 2023 में समझौता किया है, 50, 60, 70 या 90। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब रक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है 70 प्रशिक्षण विमान की खरीद जो है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। किससे, HAL से। और जो विमान खरीदा जाएगा उसका नाम है HTT-40। ये विमान जो है वो खरीदा जाएगा किसके लिए, ट्रेनिंग पर्पस से। किससे खरीदा जाएगा, तो HAL के साथ। कितना खरीदा जाएगा, तो 70। ये याद रखने। और ये सारे जो है वो आपको क्या है कि आत्मनिर्भर भारत जो है उसे बढ़ावा दिया जा रहा है। स्वदेशी भारत को जो है, स्वदेशी जो सामान है उसे जो है बढ़ावा दिया जा रहा है आत्मनिर्भर भारत के तहत।
और देखते हैं अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय ने 3 प्रशिक्षण पोतों के लिए सीप के लिए की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो इसका समझौता जो है वो लार्सन एंड ट्रूबो के साथ किया है। रोबो नहीं होगा, लार्सन एंड ट्रूबो जो कंपनी है L&T, उसके साथ ये समझौता हुआ है। और देखो ये जो आपका सीप के लिए समझौता हुआ है, ठीक है, ये जो आपका है वो आपका 3100 करोड़ रुपये का है। 3100 करोड़ रुपये का ये समझौता है। और ये HAL के साथ जो समझौता हुआ था ये आपका जो है 6800 करोड़ रुपये का ये समझौता हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों जो है ध्यान में रखना है। ठीक, और ये L&T के द्वारा जो बनाया जाएगा ये भी जो है आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देगा। सारे जो मटेरियल यूज होंगे इसमें जो है स्वदेशी ही होंगे। आगे कि स्वर्ण आभूषणों की बिक्री संबंधित हॉल मार्किंग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। 1 अप्रैल 2023 से सभी आभूषणों की हॉल मार्किंग अनिवार्य है। देखो हॉल मार्किंग जो है पहले से भी होता था, लेकिन पहले जो हॉल मार्किंग हुआ करता था वो आपका 4 डिजिट का होता था। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि इसे जो है चेंज करके अब कर दिया गया 6 अल्फ़ा न्यूमेरिक कर दिया गया। पहले सिर्फ डिजिट होता था, अब डिजिट और लेटर दोनों होगा, मतलब अल्फ़ा और अल्फ़ा न्यूमेरिक की ये होने वाला है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड होने वाला है, HUID। इसका फुल फॉर्म क्या हुआ, हॉल मार्किंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। और ये कितने अंकों का होने वाला है, तो ये 6 अंकों का अल्फ़ा न्यूमेरिक का होने वाला है। तो ये चीज़ें जो है चेंज की गई है। और उसी के बारे में देखो मार्च में इसका जो है वो घोषणा किया गया और बोला गया कि हम लोग जो है मार्च में ये घोषणा किया गया था, मार्च 2023 में, और बोला ये गया कि 1 अप्रैल 2023 से सभी आभूषणों पे अनिवार्य होगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ये भी सही है कि पहले जो है 4 डिजिट के हॉलमार्क होते थे, लेकिन अब जो है वो 6 डिजिट के HUID हो गया है। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है HUID का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखिएगा हॉल मार्क्ड यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। और ये भी पूछा जा सकता है कि सोने के ऊपर जो HUID मार्क किया जा रहा है वो कितने नंबरों का है, तो याद रखिएगा वो 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर है। ठीक है, लागू कब से हुआ, तो 1 अप्रैल 2023 से लागू हुआ है। आगे है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इसकी शुरुआत 2016 में की गई थी, तो ये सही स्टेटमेंट है। ये जो है मई 2016 में इसकी शुरुआत की गई है। कब, मई 2016 में। और 2023 में जो है इसका कितना साल पूरा हो गया, तो ये 7 साल इसका पूरा हो गया है। बोला जा रहा है इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 200 रुपये प्रति रिफिल की सब्सिडी अधिकतम 12 रिफिल तक दी जाती है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, 12 रिफिल तक जो है वो 200 रुपये प्रति रिफिल की सब्सिडी दी जाएगी। और देखो एग्जाम में पूछा ये जाता है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है वो किस मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जा रहा है, तो याद रखिएगा ये जो है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय जो है उसके द्वारा ये योजना संचालित होती है। इसलिए इसका जो सभी स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है आपका नई व्यापार नीति 2023। देखो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी क्वेश्चन आप का बनने वाला है, और एग्जाम में इससे आप उम्मीद रखिएगा कि ये क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा। नई विदेश नीति व्यापार नीति 2023 में किस वर्ष तक वार्षिक निर्यात को $2 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, 2025, 2030, 2035 या 2040। तो याद रखिए 2030 तक जो है ये टारगेट रखा गया है कि हम लोग जब अपना निर्यात है उसे बढ़ा के कितना कर लेंगे, तो 2 ट्रिलियन कर लेंगे। और अभी अगर बात किया जाए कि अभी जो कितना है, तो अभी हमारे जो निर्यात है वो 760 अरब डॉलर है। ठीक है, ये अभी ट्रिलियन में भी नहीं है, और हम लोग टारगेट ये रख रहे हैं कि 2030 तक कितना कर लेना है, 2 ट्रिलियन डॉलर का हम लोग अपना जो निर्यात है वो कर लेना। और यहाँ पे जो निर्यात बोला जा रहा है, निर्यात में दोनों आ रहा है, वस्तुगत निर्यात और सेवा निर्यात दोनों। वस्तुगत निर्यात में जैसे कोई भी हम लोग गुड्स अगर भेज रहे हैं बाहर, तो वो हमारा आ जाता है, और सर्विस में आ जाता है कि भारत से कोई भी व्यक्ति अगर कहीं सर्विस देने के लिए जा रहा है, जॉब करने के लिए जा रहा है, तो वैसे में वो भी जो है हमारा ट्रेड से रिलेटेड हो जाता है। ठीक है, उसे जो है वो आपका सेवा निर्यात बोला जाता है। तो उन सारी चीज़ों को मिला के बोला जा रहा है कि हम लोग $2 ट्रिलियन का टारगेट अचीव करेंगे 2030 तक। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखो इसी लाइन को जो है आपको अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि भारत ने जो है 2030 तक कितने ट्रिलियन डॉलर के निर्यात का लक्ष्य रखा है, तो $2 ट्रिलियन का। ठीक है, तो आप हर एक स्टेटमेंट को अच्छे से देखते जाएं, ध्यान देते जाएं। हर एक स्टेटमेंट जो है वो अपने आप में क्वेश्चन होता है।
और करंट की खासियत यही है कि एक ही लाइन को जो है वो घुमा के किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। अब देखो ये तो आपका बेसिक हो गया, लेकिन अगर आप हायर एग्जाम का एग्ज़ाम दे रहे हो तो वहाँ पे आपको ये पूछ लिया जाता है, या फिर आपका जो है मेंस वगैरह में भी डिस्क्रिप्टिव में ये हेल्प करेगा कि जो नई विदेशी व्यापार नीति 2023 है, ये कितनी स्तंभों पे आधारित है और कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिसका इसमें ध्यान रखा गया है। तो देखो, पहला तो हो गया कि प्रोत्साहन से छूट की ओर बढ़ना, मतलब कि हम लोग जो है इंसेंटिव को बढ़ावा देंगे, प्रोत्साहन देंगे, उसमें जो छूट का प्रावधान किया गया है। दूसरा क्या है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू कोलैबोरेशन एक्सपोर्टर स्टेट डिस्ट्रिक्ट या इंडियन मिशंस, जो हम लोग निर्यात को बढ़ावा देने का काम करेंगे वो एक चीज़ से तो होगा नहीं, तो उसके लिए हम लोग सब लोग मिल के प्रयास करेंगे। जैसे गठबंधन करेंगे, निर्यातक जो है उनसे उनका सहयोग चाहिए होगा, राज्यों का सहयोग चाहिए होगा, जिलों का चाहिए होगा, और जो भारतीय मिशन है इन सभी के कोलैबोरेशन के आधार पे ही जो है हम लोग अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। इस चीज़ की इसमें बात की गई है। फिर आगे बोला गया कि व्यवसाय करने की सुगमता, कारोबार लागत में कमी तथा ई पहल, मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हम लोग और अच्छा करेंगे। ठीक है, रिडक्शन ट्रांजेक्शन कॉस्ट, जो मतलब जो लागत है, कारोबार का लागत है, उसे हम लोग और कम करने का प्रयास करेंगे। ये सारी चीज़ें इसमें बताया गया है। फिर है कि उभरते क्षेत्र निर्यात हबों के रूप में ई कॉमर्स विकास, जिला तथा अस्कोमेट नीति का विवेकपूर्ण बनाना। जैसे है कि जो भी इमर्जिंग एरिया है जहाँ से निर्यात की संभावनाएं हैं उन्हें और भी अच्छे से डेवलप किया जाएगा। जिला लेवल पे जो है निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा। और एक पॉलिसी है अस्कोमेट पॉलिसी, उस अस्कोमेट पॉलिसी को हम लोग अपनाएंगे। अब अस्कोमेट का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। अस्कोमेट का मतलब बताया जा रहा है स्पेशल केमिकल्स और ऑर्गेनिम्स मटेरियल्स या इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इन चीज़ों को जो है हम लोग इस पॉलिसी के ऊपर जाएंगे। कारण ये है कि ये सारी जो चीज़ें, चाहे वो केमिकल हो गया या फिर ऑर्गेनिज्म हो गया, मटेरियल हो गया, ये क्या है कि हम लोग को दोनों चीज़ों में हेल्प करता है। एक तो सिविलियन पर्पस से और दूसरा जो है मिलिट्री पर्पस से। तो इन्हें भी जो है वो निर्यात का बढ़ावा दिया जाएगा इन चीज़ों को। तो ये जो है आपका नई जो विदेश व्यापार नीति है उस के बारे में बताया गया है। अगला जो प्रश्न है वो भी आपका इसी से संबंधित है कि नई विदेश व्यापार नीति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इस नीति के अंतर्गत भारतीय करेंसी को ग्लोबल करेंसी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। बोला गया कि हम लोग जो है भारतीय करेंसी को जो है वो लोग ग्लोबल करेंसी बनाएंगे। और आप अभी अगर देखें तो इस तरीके का प्रयास किया जा रहा है। बहुत सारे देशों में जो है वो यूपीआई वो चलने लगा है, और कई सारी कंट्री हैं जिन से जो है हम लोग रुपये में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो एक तरीके से ग्लोबल करेंसी बनाने के ऊपर जो है कार्य किया जा रहा है। फिर बोला जा रहा है कि जिला स्तर पर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जिला विशेष निर्यात कार्य योजना का प्रावधान है। तो इस चीज़ को भी बनाया जा रहा है कि हर एक जिला से जो जो चीज़ें निर्यात किया जा सकता है उन्हें जो है इस प्रोग्राम के तहत बढ़ावा दिया जाएगा। इसके बाद बोला गया कि ई कॉमर्स निर्यात की क्षमता को जो है हम लोग 2030 तक 300 अरब डॉलर के तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ई कॉमर्स को हम लोग कहाँ तक बढ़ाएंगे, तो 300 अरब डॉलर तक बढ़ाने की बात यहाँ पे की जा रही है। तो ये सारे स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और इसी से रिलेटेड कुछ और बातें उसे भी देख लेते हैं। देखो, ये आपका कौन सा है, नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है। ठीक है, FTP है 2023। अगर बात करें इसके पहले कौन सा आपका पॉलिसी आया था व्यापार नीति का, तो वो आपका 2015 में बना था। ठीक है, 1 अप्रैल 2015 से लागू हुआ था। और ये आपका कब तक चला, ये आपका 2020 तक चला था। लेकिन चूंकि उस टाइम कोरोना वगैरह था, इसलिए जो है इसे बढ़ा के धीरे धीरे बढ़ाया गया, और ये 31 मार्च तक ये जो है वैलिड था। और अभी जो बना है ये आप कब तक वैलिड होगा, तो ये जो है इसका ये नहीं बताया गया कि इसका लिमिट कब तक रहेगा। ये इसका अपने आप में एक खासियत है कि ये आपका जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 बनाया गया है, इसमें कोई लिमिट नहीं रखा गया है कि ये जो है इतना ही वर्ष तक रहेगा। जैसे इसका था कि 2020 तक ये रहेगा, लेकिन इसमें क्या है कि समय समय पे जो है हम लोग चेंजेस करते जाएंगे, और इसका कोई टाइम पीरियड नहीं होगा एक्सपायर होने का।
ठीक है। तो एक चीज़ तो ये हो गया। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 है, नई व्यापार नीति, उसमें जो है 4 नए शहरों को, जिनका नाम कौन सा है, तो फरीदाबाद, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद और वाराणसी, ये चारों जो यूपी के मतलब शहर हैं, इन चारों शहरों को क्या बोला गया कि जो पहले से 39 शहर थे निर्यात उत्कृष्टता शहर, उसमें इनको शामिल किया जाएगा। ठीक है। पहले से क्या है कि आपका 39 टन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सलेंसी शामिल थे, TEE बोला जा रहा है उसे। तो उसमें जो है इन 4 शहरों को अब शामिल किया जाएगा। इससे होगा क्या कि जो एक्सपोर्ट का मतलब लक्ष्य है, जो लाभ दिया जाता है एक्सपोर्ट का, वो इन चारों शहरों में जो है और अच्छे से पहुंचाया जाएगा, जिससे निर्यात की संभावनाएं जो है इन शहरों में और भी ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है। ये चीज़ें यहाँ बोला जा रहा है। फिर इन्हें जो है कॉमन सर्विस प्रोड्यूसर जो है उनसे भी जोड़ने का काम किया जाएगा, और जिससे होगा क्या कि इन शहरों के जो भी हस्तकरघा हैं, हस्तशिल्प हैं, उन सारे को जो है बढ़ावा मिलेगा। ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे इंक्लूड किया गया है इन 4 शहरों को। तो आपका अगर यूपी का एग्ज़ाम आप देते हैं तो वहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका बन सकता है। आगे कि भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। यह पाइपलाइन 131.5 किलोमीटर लंबा है। इसमें नुमालीगढ़ रिफाइनरीज लिमिटेड द्वारा बांग्लादेश को पेट्रोलियम पदार्थ की आपूर्ति की जाएगी। देखो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। ये जो पाइपलाइन है भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन, ये कितना किलोमीटर लंबा है, तो ये 131.5 किलोमीटर लंबा है। और ये असम का जो नुमालीगढ़ रिफाइनरीज लिमिटेड है, वो जो है बांग्लादेश को पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति करेगा। ये स्टेटमेंट भी सही है। और ये भी याद रखना है कि ये नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड है कहाँ, तो ये आपका असम में स्थित है। फिर बोला जा रहा है कि यह पाइपलाइन भारत और पड़ोसी देशों के बीच पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन है। ये आपका स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। ये पहला नहीं है, ये आपका दूसरा है। यह पाइपलाइन जो है भारत और पड़ोसी देशों के बीच दूसरा सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन है। कारण ये है कि जो पहला है वो आपका भारत और नेपाल के बीच है। ठीक है। भारत और नेपाल के बीच 69 किलोमीटर का पहले से ही पाइपलाइन है, जो आपका बिहार के मोतिहारी से शुरू होकर नेपाल के आमलेखगंज तक जाता है। ठीक है। तो ये आपका भारत का पहला भारत नेपाल वाला जो है वो आपका पहला सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन है, और बांग्लादेश के साथ जो है ये दूसरा सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है कि साहित्य एकेडमी के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। अब हम लोग जो है नवीनतम समान ज्ञान को देख रहे हैं, और उम्मीद है कि आपको सीरीज अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको कोई भी फीडबैक देना है तो आप कमेंट में भी दे सकते हैं, हम उसके ऊपर वर्क करेंगे और ज़्यादा अच्छे से जो है इसे इम्प्रूव करने का कार्य करेंगे। और दूसरा ये कि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि जून से लेकर सितंबर तक का जो प्रतियोगिता दर्पण है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया गया है। साथ ही जो है आपको सार संग्रह भी यहाँ पे काफ़ी डिटेल में करवाया जा रहा है। हर एक जो वन लाइनर होता है उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट जो है वो आपको बताए जाते हैं, और ताकि आपको लंबे समय तक चीज़ों को याद रखने में आसानी हो। तो आप सार संग्रह को भी जो है जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जो है वो आपको इन सारी चीज़ों को मिल जाएगा। एक अलग से प्रतियोगिता दर्पण का प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है। देखते हैं आगे। पूछा जा रहा है कि साहित्य एकेडमी के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है। ऑप्शन है माधव कौशिक, कुमुद शर्मा, रश्मि शुक्ला या रश्मि रमन सिंह। तो याद रखिएगा जो माधव कौशिक हैं इन्हें जो है आपका साहित्य एकेडमी के नए अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं अगर बात करें कुमुद शर्मा की, तो इन्हें जो है वो साहित्य एकेडमी का उपाध्यक्ष बनाया गया है, उपाध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है। और इनकी जो नियुक्ति हुई है माधव कौशिक की, ये कितने टाइम के लिए हुआ है, तो ये 5 वर्ष के लिए हुआ है। और ये हैं क्या, तो ये जो है आपका हिंदी साहित्य के जो है वो आपके लेखक है, हिंदी साहित्य के लेखक हैं। ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और जो कुमुद शर्मा है ये भी क्या है कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है वो हिंदी विभाग की अध्यक्ष हैं, कुमुद शर्मा। और इन्हें बनाया क्या गया है, तो साहित्य एकेडमी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है कि भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन हैं। तो देखिए हाल ही में क्या हुआ है कि भारत में USA के नए राजदूत बनाए गए हैं एरिक गारसेटी को। और आपको मालूम होना चाहिए कि 2021 से ही जो है भारत में USA का कोई भी राजदूत नहीं था, और इनका नाम पहले से ही प्रस्तावित था, लेकिन अभी जो है वो कंफर्म कर दिया गया है, और ये जो है भारत में USA के नए राजदूत बने हैं, एरिक गारसेटी।
आगे है कि ईरान में नए भारत के नए राजदूत कौन बने हैं। तो याद रखिएगा, ईरान में भारत के नए राजदूत जो है वो रुद्र गौरव बने हैं। क्या नाम है इनका? रुद्र गौरव। और ये जो है 1999 के जो है वो IFS बैच के हैं। ठीक है, आगे है कि SSB अर्थात सशस्त्र सीमा बल की नई महानिदेशक कौन है। तो देखो सशस्त्र सीमा बल जो है SSB, आपको मालूम होना चाहिए कि ये नेपाल और भूटान की सीमा पे कार्य करता है। और इसकी जो नए का महानिदेशक बनाया गया है वो बनाया गया है रश्मि शुक्ला को। किसे? रश्मि शुक्ला को। और इन्होंने स्थान किसका ग्रहण किया है? तो इन्होंने जो है अनीश दयाल सिंह का स्थान ग्रहण किया है। तो ये आप याद रखिएगा, SSB की जो अध्यक्ष है वो रश्मि शुक्ला को बनाया गया। और ये SSB काम कहाँ पे करता है? तो नेपाल और भूटान का जो बॉर्डर है उसे सुरक्षा प्रदान करने का काम जो है SSB के द्वारा किया जाता है। आगे है ब्रिक्स बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो याद रखिएगा, ब्रिक्स बैंक के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो डिल्मा रूसेफ बने हैं। और डिल्मा रूसेफ हैं कौन? तो ये ब्राज़ील की जो है, ब्राज़ील की पहले जो है राष्ट्रपति रही हैं, ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति है। इन्हें क्या हुआ था कि बाद में जो है किसी कारण से हटा दिया गया था, लेकिन अभी इन्हें बनाया क्या गया, तो ब्रिक्स बैंक का नया अध्यक्ष बनाया गया। और आपको मालूम होना चाहिए कि ब्रिक्स बैंक के जो पहले अध्यक्ष हैं वो कौन थे? तो KB कामत थे। ये पहले PNB के थे, उसके बाद फिर इन्हें जो है वो आपका ब्रिक्स बैंक का अध्यक्ष बनाया गया था। और ये ब्रिक्स बैंक के पहले अध्यक्ष बने थे। और अगर पूछा जाए कि ब्रिक्स बैंक के इनसे पहले अध्यक्ष कौन थे डिल्मा रूसेफ के पहले, तो वो आपका मार्कस ट्रायर जो थे, ये जो है ये भी ब्राज़ील के ही थे। और ये इन्हीं का स्थान जो है डिल्मा रूसेफ ने अभी ग्रहण किया है। आगे की भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। ऑप्शन है संजय जीत सिंह, SN घोड़माडे और एडमिरल R हरि कुमार या विवेक राम चौधरी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि भारतीय नौसेना के जो नए उप प्रमुख बनाए गए हैं वो बनाया गया संजय जसजीत सिंह को बनाया गया है। ठीक है, संजय जसजीत सिंह। और R हरि कुमार कौन है? तो ये आपका जो है अभी नेवी के अध्यक्ष है। ठीक है, नेवी के अध्यक्ष कौन है? एडमिरल R हरि कुमार। और विवेक राम चौधरी कौन है? तो ये आपके एयरफोर्स के चीफ है। एयरफोर्स के चीफ कौन हो गया? आपका R हरि कुमार हो गया। और नेवी के एडमिरल R हरि कुमार। आप कमेंट में बता सकते हैं कि आर्मी के अभी चीफ कौन है। ठीक है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अभी कौन है, ये आप कमेंट में बता सकते हैं। आगे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे दिया गया? तो मीराबाई चानू, ये सही है। ठीक है, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मीराबाई चानू को दिया गया है। और आपको मालूम होना चाहिए कि मीराबाई चानू है कौन। तो मीराबाई चानू जो है वो बॉक्सिंग करती है। ठीक है, ये आपकी बॉक्सर हैं, उन्हें ये अवार्ड दिया गया है BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का। उसके बाद बोला जा रहा है BBC पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे दिया गया? भवानी पटेल को। यहाँ पे डिफरेंसेस देखना है, यहाँ पे पैरा पूछा जा रहा है। पैरा स्पोर्ट्स मतलब वो जो दिव्यांग लोग होते हैं उनका जो स्पोर्ट्स होता है वो आपका कहलाता है पैरा स्पोर्ट्स। और उस कैटेगरी में जो वुमेन ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? तो ये भवानी पटेल को दिया गया है। और कौन सा? BBC के द्वारा। BBC आपको मालूम होना चाहिए कि ये ब्रिटेन का जो है वो एक समाचार एजेंसी है BBC। फिर है कि BBC इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो नीतू घंघास को जो है BBC इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। इसके अलावा BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो प्रीतम रानी सिवाच, ये महिला हॉकी की पूर्व कप्तान रही हैं, उन्हें ये दिया गया। प्रीतम रानी सिवाच को क्या दिया गया? BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। देखो ये जो है BBC का जो अवार्ड है ये पूछ लिया जाता है, इसमें सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट जो है वो मीराबाई चानू का है। इन्हें वुमेन स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर दिया गया है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट वाला याद रखें कि किसे दिया गया है? तो प्रीतम रानी सिवाच को दिया गया है। आगे की सेंट्रल बैंकिंग पत्रिका ने गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शक्तिकांत दास, जो RBI के गवर्नर है, उन्हें जो है आपका गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है इस वर्ष 2023 में। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और ये सेंट्रल बैंकिंग है क्या? तो देखो सेंट्रल बैंकिंग क्या है कि एक पत्रिका है और ये काफ़ी प्रतिष्ठित पत्रिका है, हर साल जो है वो इस टाइप का अवार्ड देती है। ये पहले आपको रघुराम राजन को भी मिल चुका है। और इस बार जो है मतलब 2023 में एक आपका अलग अलग कैटेगरी में ये अवार्ड दिया जाता है। तो गवर्नर ऑफ द ईयर तो आपका शक्तिकांत दास को मिल गया। इसके अलावा एक और कैटेगरी है आपका
सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर। तो सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का जो अवार्ड मिला है वो आपको यूक्रेन का जो बैंक है, यूक्रेन का सेंट्रल बैंक, उसे मिला है। तो वो आप याद रखिएगा, यूक्रेन के सेंट्रल बैंक को जो है वो सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, और गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो आपका शक्तिकांत दास को मिला है। आगे है कि स्टॉकहोम वाटर प्राइज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है प्रोफेसर एंड्रयू रिनाल्डो। तो देखो इसका सही आंसर भी यही है कि स्टॉकहोम वाटर प्राइज जो है वो दिया गया प्रोफेसर एंड्रयू रिनाल्डो को। और इन्हें दिया क्यों गया है, तो इन्होंने जो है एक रिसर्च किया था नदियों के जल के ऊपर, तो उसके लिए जो है इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, किसे? प्रोफेसर एंड्रयू रिनाल्डो। रोनाल्डो से आप याद रख सकते हैं रिनाल्डो। ठीक है, रिनाल्डो को क्या दिया गया? वाटर प्राइज अवार्ड दिया गया स्टॉकहोम का। ठीक, तो ये आप याद रख सकते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है कि वास्तुकला के क्षेत्र में प्रतिष्ठित प्रिट्जकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो इसका सही आंसर होगा सर डेविड एलान चिपरफील्ड को। देखिए ये जो है ब्रिटेन के आर्किटेक्ट है। कहाँ के? ब्रिटेन के। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो प्रिट्जकर पुरस्कार दिया गया है आर्किटेक्ट के क्षेत्र में सर डेविड एलान चिपरफील्ड को, वो किस देश के हैं? तो ये ब्रिटेन देश के निवासी है। और इसके पहले जो है एकमात्र भारतीय जी बालकृष्ण दोषी हैं, जिन्हें 2018 में जो है वो ये पुरस्कार दिया गया है। एकमात्र भारतीय हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा, बालकृष्ण दोषी। और क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि ये जो प्रिट्जकर पुरस्कार होता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो याद रखिएगा ये आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये आर्किटेक्ट के फील्ड में जो है इसे नोबेल प्राइज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो वास्तुकला का अगर नोबेल प्राइज बोला जाए तो वो प्रिट्जकर पुरस्कार है। आगे देखते हैं, पूछा जा रहा है गणित के क्षेत्र का प्रतिष्ठित टेबल नहीं होगा, एबल पुरस्कार। एबल पुरस्कार जो है 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो इसका सही आंसर होगा प्रोफेसर लुइस ए कैफरेली। लुइस ए कैफरेली को जो है ये अवार्ड दिया गया है। और इन्हें क्यों दिया गया है, तो इन्होंने जो है मैथमेटिक्स का जो एक आप जानते होंगे लीनियर इक्वेशन और नॉन लीनियर इक्वेशन, तो नॉन लीनियर इक्वेशन के फील्ड में इन्होंने जो है खोज किया है, तो उसके लिए इन्हें एबल पुरस्कार दिया गया है। और ये हैं कहाँ के, तो ये जो है टेक्सास जो यूनिवर्सिटी है यूएसए का, उसके ये मैथ डिपार्टमेंट के प्रोफेसर है। ठीक है, उस यूनिवर्सिटी के। तो याद रखिएगा टेक्सास यूनिवर्सिटी के, उन्हें जो है एबल पुरस्कार दिया गया है। और एबल पुरस्कार को जो है वो गणित के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार बोला जाता है। देखो नोबेल पुरस्कार क्या है कि अपने आप में एक जो है सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। तो कोई भी जिस फील्ड का सबसे बड़ा अवार्ड होता है ना, तो उसमें ऐड कर दिया जाता है। जैसे गणित के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड हो गया आपका एबल पुरस्कार, तो बोल दिया जाता है कि हाँ गणित के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार जो है वो एबल पुरस्कार है, इस तरीके से बोला जाता है। तो याद रखिएगा कि इस वर्ष जो है 2023 में किसे दिया गया, प्रोफेसर लुइस ए कैफेरेली। कैफेरेली, ठीक है, लुइस ए कैफेरेली को दिया गया, और ये टेक्सास यूनिवर्सिटी यूएसए के प्रोफेसर है। आगे कि फोर्ब्स इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। आपको मालूम होगा फोर्ब्स क्या है, एक पत्रिका है, और इसका जो इंडियन वर्जन है तो उसी के द्वारा जो एक लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है, फोर्ब्स इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। और वो किसे दिया गया है, तो वो दिया गया है आपका ए एम नायक को। किसे? ए एम नायक, ये आप याद रखिएगा। और एम नायक हैं कौन, तो ये जो है L&T के जो है चेयरमैन हैं। L&T आपको मालूम होगा, L&T का भी हम लोगों ने देखा था लार्सन एंड टूब्रो, तो उसी के ये चेयरमैन हैं ए एम नायक, उनको ये अवार्ड दिया गया है। और उसी फोर्ब्स इंडिया के तहत ही जो है एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है किसे दिया गया, तो वो अभय सोई को दिया गया है। अभय सोई। यहाँ पे दो और नाम हैं, एक है सुनील मित्तल और दूसरा है आरती कृष्णा। तो देखिए बहुत सारे अवार्ड जो है वो होते हैं। एक इकोनॉमिक्स टाइम्स आप न्यूज़पेपर के बारे में जानते होंगे, तो उसके द्वारा जो है वो बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया सुनील मित्तल को। किसे? सुनील मित्तल को बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। किसका? तो ईटी का, मतलब इकोनॉमिक्स टाइम्स का बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर। और उसी ईटी में ही जो है, मतलब इकोनॉमिक्स टाइम्स में ही वुमेन बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है वो आरती कृष्णा को दिया गया। हालांकि इन सारे क्वेश्चन को पूछने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जब दिया हुआ है इसलिए चर्चा कर दे रहे हैं। ठीक, और इसका आप याद रखिए कि फोर्ब्स इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया, तो एम नायक को दिया गया है। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे जो है
बताया गया 95 ऑस्कर के बारे में कि इसमें इंडिया को 2 प्राइज मिले हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि वो 2 प्राइज जो है इंडिया को किस क्षेत्र में मिले हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग ये जान ले कि ये ऑस्कर का कौन सा संस्करण था। तो देखिए होता ही है कि इसमें ईयर ना देके ना आपको डायरेक्ट जो है ऑस्कर का दे देगा। तो याद रखिएगा 95वां जो है ऑस्कर अवार्ड था वो दिया गया। कब दिया गया? तो ये मार्च 2023 में प्रदान किया गया है। ठीक है, 95 ऑस्कर पुरस्कार। और इस वर्ष जो है सर्वाधिक अवार्ड किसे मिला है, किस मूवी को मिला है? तो सबसे ज़्यादा जो है 7 ऑस्कर अवार्ड मिले हैं एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वर्स को मिले हैं। ठीक है, तो इस फिल्म ऑल एट वंस को दिया गया है क्या सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड। और टोटल इसने जो है कितने, तो 7 अवार्ड इसने जीते हैं। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस जो है वो 7 अवार्ड जीता है। और देख सकते हैं सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड भी जो है इसी ने जीता था। इसके बाद दूसरे नंबर पे एक मूवी थी आपका ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। इसे जो है वो 4 ऑस्कर अवार्ड मिले हैं। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा ऑस्कर अवार्ड कौन जीता है, तो याद रखिएगा एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। और इसे ही जो है ऑस्कर का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड भी दिया गया है। वहीं अगर बात करें भारत की, तो भारत को इस बार जो 2 अवार्ड यहाँ पे मिले हैं 2 कैटेगरी में। एक तो आपको मालूम होगा कि सर्वश्रेष्ठ मूल गीतकार था, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का जो अवार्ड है वो आरआरआर मूवी को मिला है, उसके गाने को मिला है। और वहीं डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में जो है वो एक अवार्ड दिया गया है। तो डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में आपको मालूम होगा कि जो एलिफेंट है विस्कर एलिफेंट विस्पर नाम की जो डॉक्यूमेंट्री है उसे मिला है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर, इसे जो है ये मिला डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में। और ये किस भाषा का, ये याद रखिएगा ये तमिल भाषा की डॉक्यूमेंट्री थी, उसे दिया गया है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और देखिए डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड जो है 2 महिलाएं थी, एक है आपका कार्तिकी गोंजाविलिस और दूसरा जो है गुनीत मोंगा। इन दोनों को जो है ये ट्रॉफी दिया गया है। वहीं जो आरआरआर मूवी का गाना है जिसे जो है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड दिया गया, तो उसके गीतकार कौन है? तो देखो उसके जो गीतकार हैं वो आपके एम किरवानी हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि ये तेलुगु फिल्म आरआरआर का गीत नाटू नाटू को दिया गया और उसके जो गीतकार है वो चंद्र बोस हो गया और जो संगीतकार हैं वो आपके एम किरवानी है। तो इन दोनों को याद रखिएगा, ये आपके संगीतकार हो गया एम किरवानी संगीतकार, और ये जो है आपके चंद्र बोस गीतकार हैं, चंद्र बोस। ठीक है, और गाना कौन सा है? तो आपको मालूम होगा नाटू नाटू जो गाना है आरआरआर मूवी का, उसे ये अवार्ड दिया गया है। ठीक, फिर और देख लेते हैं ऑस्कर का जो आपको ये 95वां जो ऑस्कर है। ठीक है, इसमें जो है सबसे अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया? ये ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि किसे जो है 95 जो ऑस्कर था उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का दिया गया। तो ब्रेंडन फ्रेजर को जो है ये दिया गया, ब्रेंडन फ्रेजर को। और ये किस फिल्म के लिए दिया गया? तो द वेल के लिए जो है इन्हें ये अवार्ड दिया गया, ब्रेंडन फ्रेजर को। वहीं अभिनेत्री में जो है मिशेल योह को जो है ये अवार्ड दिया गया है। और किस मूवी के लिए? तो एवरीथिंग एवरीवेयर जो मूवी है उसके लिए जो है दिया गया है मिशेल योह को, जो मलेशिया की अभिनेत्री है। ठीक है, अब कुछ और यहाँ पे है उसे भी देख लेते हैं। देखो एक तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सर्वश्रेष्ठ लघु डॉक्यूमेंट्री, जिसे जो दिया गया आपका तमिल डॉक्यूमेंट्री है द एलिफेंट विस्पर, लेकिन ये आपका लघु डॉक्यूमेंट्री है। एक होता है डॉक्यूमेंट्री श्रेणी, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री। तो डॉक्यूमेंट्री में जो आपको मिला है वो मिला है नबलानी को। ठीक है, नबलनी जो है उसे मिला है डॉक्यूमेंट्री में। नबलनी है क्या? तो ये रसिया का एक व्यक्ति था, उसके ऊपर ये डॉक्यूमेंट्री आधारित है और उसी को ये मिला है आपका बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड। ठीक है, तो याद रखिए नबलेनी को जो है डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में दिया गया, जबकि जो एलिफेंट विस्पर है ये आपका शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री में, लघु डॉक्यूमेंट्री में है। इसके अलावा एक और नाम आप याद रखिएगा, इस बार जो है भारत की ओर से एक मूवी गई थी जिसका नाम था द छेल्लो शो। द छेल्लो शो ये एक गुजराती मूवी थी। ये जो है इस बार ऑस्कर में भारत को रिप्रेजेंट कर रहा था। हालांकि ये जो है वो आपका आधिकारिक रूप से गया था, लेकिन ये अपना स्थान नहीं बना पाया। लेकिन पूछा जाता है कि भारत की ओर से ऑस्कर में जाने वाली मूवी कौन थी, तो द छेल्लो शो जो है वो भारत की ओर से गया था और ये एक गुजराती मूवी थी।
गुजराती मूवी थी। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। देखते हैं आगे। देखो कुछ और फैक्ट है वो भी जान लेते हैं ऑस्कर से संबंधित। भारत में इस बार क्या है कि दो लोग को मिल गया। एक तो आपका ओरिजिनल सॉन्ग में RRR मूवी के लिए मिल गया और फिर एक डॉक्यूमेंट्री के लिए मिल गया। लेकिन उसके पहले भी जो है ना भारत के लोगों को जो है ऑस्कर से सम्मानित किया जा चुका है। सबसे पहले अगर बात करें तो 1983 में क्या हुआ था। 1983 में जो है वो गांधी जो मूवी थी, तो गांधी मूवी के कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए जो है वो आपको भानु अथैया को जो है भानु अथैया को ऑस्कर मिल चुका है। ठीक है, भानु अथैया को, तो ये आप याद रख सकते हैं। सबसे पहले और जो ऑस्कर है वो आपका भानु अथैया को 1983 में मिला था। उसके बाद क्या है कि 1992 में जो है एक आपको मालूम होगा सत्यजीत रे। ठीक है, सत्यजीत रे या फिर राय बोलते हैं, इन्हें जो है ऑस्कर के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड दिया गया था। ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ा अवार्ड है। लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड वो भी ऑस्कर के द्वारा दिया जाना, तो वो दिया गया था 1992 में सत्यजीत राय को। उसके बाद फिर क्या होता है कि 2000 जो है 2023 में तो हम लोग देख ही लिए। 2009 में आपको ऑस्कर दिया गया था जय हो के लिए। जो स्लम डॉग मिलियनेयर मूवी था, उस मूवी का जो गाना था जय हो, उसके लिए दिया गया था ऑस्कर। और ये से दिया गया था, तो AR रहमान को दिया गया था। AR रहमान को जो है वो इस गाने के लिए ऑस्कर दिया गया था। ठीक, ये हो गया। फिर 2009 में एक और आपका शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री था, वो था स्माइल पिंकी। स्माइल पिंकी, तो उसी भी जो है वो आपका शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री में जो है वो दी ऑस्कर प्रदान किया गया था। तो ये सारा जो है अभी तक भारत का जो जर्नी है ऑस्कर में उसे बताया गया है। 1983 में गांधी मूवी के कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए भानु अथैया को, 1992 में जो है सजीत राय को लाइफ टाइम अचीवमेंट, 2009 में जय हो गाने के लिए जो है AR रहमान को, और 2009 में ही स्माइल पिंकी को जो है वो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए। और इस बार हम लोगों ने देखा ही कि 2023 में क्या हुआ है, नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए मिला है, और जबकि जो है एलिफेंट विस्पर को जो है वो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए मिला है। तो इन सारी चीज़ों को आप याद रखें। आगे पूछा जा रहा है कि हाल ही में निम्नलिखित प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा सही सुमेलित है। पहला है सतीश कौशिक। तो सतीश कौशिक कौन थे, तो ये अभिनेता और निर्माता निर्देशक थे। ठीक है, और बहुत सारा मूवी इनका आप लोगों ने देखा होगा। जो गोविंदा है, गोविंदा के साथ इनकी मूवी जो है बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। तो सतीश कौशिक वो हो गए। फिर है एम अहमदी। ये एम अहमदी जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। तो इनके बारे में भी पूछा जा सकता है कि एम अहमदी कौन थे। तो ये हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, और इन्होंने जो है 1994 से 1997 तक भारत की CGI का काम किया था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का काम किया था। फिर एक सलीम दुर्रानी है। सलीम दुर्रानी जो है वो भारतीय क्रिकेटर थे। तो इन तीनों का निधन जो है वो हाल ही में हुआ है, मार्च महीने में। तो इन तीनों को आप याद रखें। आगे कुछ बुक के बारे में दिया हुआ है, तो उन बुक के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। एक बुक है आपका द मिरेकल मेकर्स। तो ये द मिरेकल मेकर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये आपका लिखा गया है भरत सुदर्शन के द्वारा और गौरव जोशी के द्वारा। किसके द्वारा, भरत सुदर्शन और गौरव जोशी। और ये द मिरेकल मेकर्स जो है ये किसके ऊपर लिखा गया, तो इंडियन क्रिकेट का जो ग्रेटेस्ट इपिक अभी तक कर रहा है, जर्नी रहा है, उसके ऊपर ये चीज़ें लिखी गई है, द मिरेकल मेकर्स। ठीक है, किसके द्वारा, भरत सुंदरन और गौरव जोशी के द्वारा, भरत सुदर्शन और गौरव जोशी के द्वारा। एक और बुक यहाँ पे दिया हुआ है, नेवर नेवर। ठीक है, नेवर नेवर नामक जो बुक है वो किसके द्वारा लिखा गया, तो वो लिखा गया कोलिन हॉवर के द्वारा। किसके द्वारा, कोलिन हॉवर के द्वारा। तो उसे भी हम लोग याद रखें। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दिया हुआ है, नेवर नेवर कोलिन हॉवर और मिरेकल मेकर्स इन द इंडियन क्रिकेटर्स ग्रेटेस्ट एपिक, ये किसके द्वारा, तो भरत सुदर्शन और गौरव जोशी के द्वारा। तो आप इन्हें याद रखें। और इसलिए मैंने जो है इसका एक आपको इमेज लगा दिया था ताकि आप लंबे समय तक इसे जो है याद रख सके। ठीक है, ऐसे भी याद रहेगा। द मिरेकल मेकर्स भारतीय टीम का है और लिखा किसने, भरत ने लिखा है। आप याद रख सकते हैं भारत से। और नेवर नेवर कोलिन हॉवर के द्वारा है। देखते हैं आगे।
आगे पूछा जा रहा है कि जो 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला था, इस मेले का आयोजन कहाँ किया गया? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा या पंजाब? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका, आपको मालूम होना चाहिए कि हमेशा जो है ये हरियाणा में आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो 36वां सूरजकुंड जो हस्तशिल्प मेला कहाँ आयोजित किया गया? हरियाणा में। और इस बार का जो थीम राज्य था, जो पूर्वोत्तर के 8 राज्य हैं उन राज्यों को जो है वो थीम राज्य इस बार बनाया गया था। ठीक, तो ये भी आप याद रखें। आगे पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए इस बार जो है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में किया गया है आयोजन। ठीक है, तो ये याद रखें। और कनाडा में 2022 में आयोजित किया गया था, जबकि लंदन में जो है वो आपका 2020 में, और मॉरिशस में जो है 2021 में। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, लंदन और मॉरिशस में जो है वो दोनों जो आपका 2019 में ही किया गया था। ठीक है, 2019 में। और पहली बार अगर पूछा जाए कि विदेशी धरती पे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का किस देश में आयोजित किया गया, तो वो मॉरिशस में था। मॉरिशस में जो है वो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया गया था। उसके बाद लंदन में हुआ था, और 2021 में क्या है कि कोरोना के कारण ये आयोजित नहीं हुआ। फिर उसके बाद 22 में कनाडा में, और फिर 23 में ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया है। आगे कि वायुसेना में लड़ाकू यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो याद रखिएगा शालिजा धामी जो है वो पहली ऐसी महिला बन गई है जो इंडियन एयरफोर्स में जो है वो लड़ाकू जो यूनिट है उसकी कमान संभालेगी। कौन? शालिजा धामी। शालिजा धामी, ये याद रखिएगा। आगे कुछ सैन्य अभ्यास है, उसे भी देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि 10 लीग या दुष्ट सैन्य अभ्यास ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित किया जाता है। पूछा ये जा रहा है कि मार्च 2023 में इसका आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन है उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब या मिजोरम। तो याद रखिएगा जो दुष्ट सैन्य अभ्यास है ये इस बार जो है उत्तराखंड में आयोजित किया गया है। कहाँ? उत्तराखंड में। और ये होता किसके बीच में है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। ठीक है, और उत्तराखंड में भी पूछा जाए कहाँ पे, तो ये पिथौरागढ़ में हुआ है। पिथौरागढ़ में जो है ये आयोजित किया गया था। आगे देखते हैं। पूछा जा रहा है धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? तो धर्म गार्जियन जो है भारत और जापान के बीच होता है। ठीक, तो ये आप याद रखें धर्म गार्जियन। और फिर देखो एक और है आपका समुद्री साझेदारी अभ्यास, मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, ये किसके बीच होता है? तो ये भी भारत और जापान के बीच जो है मैरीटाइम अभ्यास है, जिसमें जो भारतीय नौसेना है और जो जापान के मैरीटाइम संरक्षक है वो पार्टिसिपेट किए थे। एक है ट्रोपेक्स। ट्रोपेक्स क्या है कि थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज। ये क्या है कि किसी दूसरे देश के साथ नहीं होता, ये भारतीय जो नौसेना है, आर्मी है, एयर फोर्स है, उन सब के द्वारा जो है मतलब एक थिएटर उसे बोला जाता है, जिसमें कि आर्मी, एयर फोर्स और नेवी सब मिल के जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज ये हुआ था। और भारतीय नौसेना के साथ साथ जो भी तटीय सीमा परिचालन के जो भी लोग हैं उनके द्वारा भी इसमें, मतलब कोस्ट गार्ड के द्वारा भी जो है इसमें पार्टिसिपेट किया गया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ये होता है कि ये लंबे टाइम तक चलता है, और जो भी इंडिया का जो मैरीटाइम है उन सभी जगह पे ये जो है वो हुआ था। ट्रोपेक्स, थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज, एक तरीके का ये एक मॉक ड्रिल टाइप का कर सकते हैं, जो इंडियन के मतलब इंडिया के जो भी आपका नेवी, एयरफोर्स है उन सबके द्वारा जो है किया गया था। आगे खेल कूद से रिलेटेड प्रश्न है, उन्हें देखते हैं। पूछा जा रहा है ईरानी कप 2022-23 का विजेता कौन हुआ? मध्य प्रदेश, शेष भारत, उत्तर भारत या रेलवे? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शेष भारत। शेष भारत ने जो है वो ईरानी कप में मध्य प्रदेश को हराकर ये खिताब जीता है। तो याद रखिए ईरानी कप 2022-23 का विजेता कौन है? शेष भारत। हराया किसे? तो ये मध्य प्रदेश को हराता है। आगे कि भारत के 81वें ग्रैंड मास्टर श्यामचंद दास का संबंध किस राज्य से है? तो किस शहर से है? तो याद रखिएगा इनका संबंध जो है वो आपका कोलकाता से है। 81वें ग्रैंड मास्टर है श्यामचंद दास। आगे पूछा जा रहा है कि महिलाओं की 13वीं विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। तो ये सही है। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि एक तो इसका आयोजन
कहाँ किया जा रहा है, भारत में किया जा रहा है। ऊपर से भारत ने जो है इसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो यहाँ से आपका प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। तो ये आपका VVI में आप इसे नोट कर सकते हैं। पूछा जा रहा है महिलाओं का 13वां विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 ये हुआ कहाँ, तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और इसका जो शुभंकर था वो आपका बीरा नामक चीता था। ठीक है, बीरा नामक चीता जो है इसका शुभंकर था। फिर बोला जाए कि भारत 4 स्वर्ण पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है इसके बारे में सही है। किसके बारे में, तो 13वें विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के बारे में जो महिलाओं का था। ठीक है, अब इसी से देखते हैं कि कौन से वो 4 लोग थे जिन्होंने जो है वो गोल्ड मेडल जीता। तो एक तो आपका नीतू घनदास जो है वो 48 kg में जीती है। निखत जरीन जो 50 kg वर्ग में जो है वो गोल्ड मेडल जीता है मुक्केबाजी में। उसके बाद लवलीना बोर्गोहेन उन्होंने जो है वो जीता है। लवलीना बोर्गोहेन यहाँ पे सारे का दिया हुआ है। और फिर एक स्वीटी बुरा जो 81 kg वर्ग में जो है वो गोल्ड जीती है। तो 4 गोल्ड मेडल जो है वो भारत के द्वारा जीता गया है। जो 13वां विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप है, बॉक्सिंग चैंपियनशिप है महिलाओं का, उसमें। तो इन चारों नाम को आप याद रख सकते हैं। देखो बहुत सारे जो एग्ज़ाम होते हैं जैसे NDA हो गया, CDS हो गया, उन सब में क्या होता है कि यहाँ पे इनका नाम दे दिया जाता है कि हाँ स्वीटी बुरा जो है वो हाल में चर्चा में थी, ये किस खेल से संबंधित है। तो देखो इसलिए भी आपको इनका नाम याद रखना जरूरी हो जाएगा। तो याद रखिएगा स्वीटी बुरा, लवलीना बोर्गोहेन, निखत जरीन और नीतू घनदास ये चारों जो है वो गोल्ड मेडल जीती हैं बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, जिसका आयोजन जो है वो भारत में हुआ था और जिसका शुभंकर चीता था, बीरा नामक चीता था। ठीक है, तो इन सबको याद रखें। फिर अगर बात करें पदक तालिका की, तो भारत जो है इसमें टॉप पे था। 4 गोल्ड मेडल के साथ जो है भारत नंबर 1 पे था। अगर बाकी देश को देखें तो चीन जो है वो 3 गोल्ड मेडल जीता है, लेकिन मतलब टोटल मेडल तो 7 जीता, लेकिन गोल्ड जो है 3 होने के कारण चीन जो है वो दूसरे स्थान पे रहा। ठीक है, वहीं रसिया का जो है वो तीसरा स्थान था। भारत ने पहले स्थान पर कब्जा किया 4 गोल्ड मेडल के साथ। आगे के इंडियन प्रीमियर लीग के पहले संस्करण 2023 का विजेता कौन है। देखो पहली बार चूंकि इंडियन महिला प्रीमियर लीग हुआ है, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो देखते हैं, पूछा जा रहा है कि इंडियन महिला प्रीमियर लीग के पहले संस्करण 2023 का विजेता कौन हुआ है। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स या यूपी वॉरियर्स। तो याद रखिएगा MI जो है वो चैंपियन बनी है। कौन, MI मतलब मुंबई इंडियंस जो है वो पहला जो इंडियन महिला प्रीमियर लीग हुआ था उसमें, जैसे IPL होता है ना, तो IPL के तर्ज पे ही इस बार WPL हुआ था, वुमेन्स प्रीमियर लीग। ठीक है, और उसमें जीता कौन है, तो मुंबई इंडियंस जो है वो विजेता हुआ है। हराया किसे था, तो दिल्ली कैपिटल्स को जो है उसने हराया था। अब जैसे क्या है कि IPL से रिलेटेड प्रश्न पूछ लिया जाता है, वैसे ही आपका WPL से भी पूछा जा सकता है कि ऑरेंज कैप कौन जीता। ऑरेंज कैप क्या होता है, देखो 2 तरीके का होता है। एक होता है ऑरेंज कैप। ऑरेंज कैप वो होता है जिसमें कि मतलब जो सबसे ज़्यादा रन बनाए, ठीक है, वो आपका ऑरेंज कैप उसे मिलता है सर्वाधिक रन बनाने के लिए। तो वो मिला है मेग लेनिग को। ठीक है, मेग लेनिग को मिला है जिन्होंने जो 345 रन बनाए थे। और पर्पल कैप उसे दिया जाता है जिसने सबसे ज़्यादा विकेट लिया हो। तो वो लिया किसने, तो हाइले मैथ्यूज ने जो है वो 16 विकेट लिया है। और इसमें पूछा जाए कि जो पहला बार चूँकि ये इंडियन महिला प्रीमियर लीग हो रहा है, तो इसमें कितने टीमों ने भाग लिया था, तो 5 टीमों ने भाग लिया था। कितनी टीमों ने, 5 टीम ने। और 5 टीम का नाम कम से कम देख लेते हैं क्योंकि ये पहली बार हो रहा है, तो यहाँ से आपको पूछा जा सकता है। जो आपका जो जीती है टीम मुंबई इंडियंस, इस टीम की जो कैप्टन थी वो आपका हरमनप्रीत कौर थी। ठीक है, और जो आपका रनर रही, जो आपका कौन रनर अप रहा, तो दिल्ली कैपिटल्स, ये आपका जो उप विजेता था। और उस टीम की कैप्टन कौन थी, तो मेग लेनिंग जो है उस टीम की कैप्टन थी। वहीं बात करें अगर गुजरात जायंट की, तो उसे जो है बेथ मुनी और स्नेहा राणा ये 2 लोग थे। फिर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की अगर बात करें तो स्मृति मंधाना कैप्टन थी। यूपी वॉरियर्स जो है वो अलीसा हिली जो है वो कैप्टन थी। मतलब 5 टीमें कौन कौन हो गई, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, यूपी वॉरियर्स, मुंबई इंडियंस, गुजरात जायंट्स और दिल्ली कैपिटल। ये 5 जो है वो आपकी टीमें इस बार WPL में थी। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आपको जो है इसके बारे में सारा जानकारी मिल गया होगा। एक और इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा कि इस IPL में जो है किसी भी खिलाड़ी ने जो है वो सेंचुरी नहीं लगाया।
ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। हो सकता है ऑप्शन में कहीं पे अगर मिल जाए तो आप उसे जो है एलिमिनेट कर सकते हैं। और जो टीम इस बार विजेता रही है, जो मुंबई इंडियंस विजेता रही है, उसे कितनी राशि दी गई है, तो उसे 6 करोड़ रुपया दिया गया है। वहीं जो उप विजेता थी दिल्ली कैपिटल, उसे 3 करोड़ रुपया दिए गए हैं। जबकि टूर्नामेंट का जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहा वो कौन थी, हाइले मैथ्यूज थी मुंबई इंडियंस की। और पर्पल कैप हम लोगों ने देख लिया कि हाइले मैथ्यूज को ही मिला है, और ऑरेंज कैप मिला दिल्ली कैपिटल्स की मेगा लैनिंग को। फेयर प्लेयर अवार्ड जो है वो एमआई को और दिल्ली कैपिटल्स को मिला है। ठीक, और एक और देख लेते हैं, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन जो है वो यास्तिका भाटिया को दिया गया है। ठीक है, ये लाइन याद रखिएगा, शतकीय पारियां जो है वो किसी खिलाड़ी ने नहीं लगाया, कोई भी खिलाड़ी जो है वो शतक नहीं लगाया। जो सबसे ज़्यादा स्कोर था वो सोफी डिवाइन का था आरसीबी की, उन्होंने जो है 99 रन बनाया था। तो ये जो है सर्वोच्च स्कोर रहा, बस 1 रन से जो है ये चूक गई, इसलिए शतकीय पारी जो है इस बार 0 रहा था। ठीक है, तो ये आपका जो है WPL से रिलेटेड कंप्लीट होता है। अब देखते हैं कुछ और जो टूर्नामेंट हुए थे उनके बारे में। एक है आपका स्विस ओपन, जो बैडमिंटन टूर्नामेंट था, उस वो खेला कहाँ गया, तो ये आपका वासेल में खेला गया था। नाम से ही है स्विस ओपन, तो ये कहाँ है, वासेल में खेला गया। ठीक, और इसके विजेता कौन रहे थे बैडमिंटन वाले का, तो कोकी नेवा जो है वो जापान के खिलाड़ी है, वो इसके विजेता रहे थे। लेकिन आपको जो याद रखना है वो आपको याद रखना है इंडिया वाला। ठीक है, इसमें जो है वो सात्विक साईराज और रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जो जोड़ी है वो आपका पुरुष एकल जीती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो स्विस ओपन है, स्विस ओपन जो बैडमिंटन टूर्नामेंट है, उसका पुरुष एकल कौन जीता, तो सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने जो है ये टूर्नामेंट का युगल पुरुष युगल खिताब जीता है और हराया चीन के खिलाड़ी को था। उसी टाइप से देख लेते हैं ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप, ऑल इंडिया नहीं, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जो हुआ था इंग्लैंड के बर्मिंघम में, उसमें कौन विजेता हुआ था। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो चीन का खिलाड़ी है ली सीफेंग, वो विजेता रहा था, और उप विजेता भी जो है वो चीन का ही था। और इसमें भारत का कोई भी खिलाड़ी जो है वो कोई भी पदक नहीं जीत पाया था। तो ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता, बस ध्यान रखिएगा कि इस बार का जो है ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप कौन रहा बैडमिंटन का, तो ली सीफेंग चीन का खिलाड़ी था। ठीक है, देखते हैं अगले को। आगे जो है पूछा जा रहा है कि 84वां जो सीनियर राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय टेबल टेनिस था, ठीक है, जो टीटी हुआ था राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय लेवल पे, वो कहाँ हुआ था, तो वो आपका जम्मू में हुआ था। 84वां सीनियर राष्ट्रीय वाला टीटी चैंपियनशिप जम्मू में हुआ, और इसका जो विजेता रहा वो जी साथीयायन रहा था। जी साथीयायन। देखो, इसमें जो आपको पूछा जाने वाला प्रश्न है वो ये है कि ये आयोजित कहाँ हुआ, क्योंकि जम्मू में हो रहा है इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक, देखते हैं आगे। आगे पूछा जा रहा है कि BNP परिवास ओपन अर्थात इंडियन वेल्स मास्टर्स 2023 ये कहाँ खेला गया था। देखो, आप नाम से कंफ्यूज मत होना, इंडियन वेल्स मास्टर्स ये जो है इंडिया में नहीं हो रहा है, ये आपका कैलिफोर्निया में होता है। ठीक है, कैलिफोर्निया में होता है, USA में। और ये इस टेनिस टूर्नामेंट का जो विजेता है वो आपका कार्लोस अल्कराज है, कार्लोस अल्कराज। और उप विजेता कौन है, तो डेनियल मेडवेदेव को हरा के जो है इसने ये खिताब जीता था। और इसमें बड़ी बात ये था कि पुरुष युगल में जो है वो भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने जो है मैथ्यू एवडेन के साथ मिलके इस पुरुष युगल खिताब को जीता है। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि BNP परिवास ओपन में जो है वो भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने पुरुष एकल का खिताब जीता है। और किसके साथ मिलके, तो मैथ्यू एवडेन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी के साथ ये अवार्ड मिलके जीता है। फिर आगे जो आज का अंतिम प्रश्न है वो ये है कि भारतीय हॉकी टीम के नए मुख्य कोच कौन है। तो याद रखिए, क्रेग फुलटन जो है वो इंडियन हॉकी टीम के नए कोच बनाए गए हैं। कौन, क्रेग फुलटन। ये हैं कहाँ के, तो ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी है। और इन्होंने जो है क्या हुआ था कि जो दक्षिण अफ्रीका को जो है वो मेडल जिताने का काम किया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2020 में टोक्यो ओलंपिक में जो है वो स्वर्ण पदक जीतने वाली बेल्जियम की जो टीम थी उसकी ये सहायक कोच थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अभी भारतीय हॉकी के जो कोच हैं वो आपके क्रेग फुलटन है। क्योंकि हॉकी टीम अच्छा कर रही है इसलिए यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जा सकता है।
तो ये जो है आपका मई 2023 का जो प्रतियोगिता दर्पण था उसके सारे निचोड़ को जो है आपके सामने रखा गया। उम्मीद है कि ये आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपका कोई भी फीडबैक होगा कुछ भी तो आप जो है उसे दे सकते हैं, कमेंट में जो है आप बता सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।